सो हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आपने GS1 GS2 और GS4 का जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है उसे आपने देख लिया होगा। और अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी शुरू हो गई होगी कि किस प्रकार से अब स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया जाए, डिज़ाइन किया जाए। और आपने हो सकता है कि अब सिलेबस भी देख लिया होगा। और इसके इर्द गिर्द अब आपकी सोच विकसित होने लग गई होगी कि किस प्रकार से अब UPSC मेंस की तैयारी की जानी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है ऐसे या निबंध के ओरिएंटेशन का। अब आप ये सोचेंगे कि GS3 या ऑप्शनल का क्यों अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है, या कब इसका ओरिएंटेशन होगा। तो वो मैं कल वो वाला वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि किस तरीके से आप GS3 को अप्रोच करें और ऑप्शनल को अप्रोच करें। लेकिन क्योंकि आज एक संडे है और संडे स्पेशली कई सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऐसे को ही डिवोट करते हैं। इवन कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी संडे को ही अपना ऐसे का पेपर रखती है, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन हो जाता है कि जब आप रिलैक्स के मूड में होते हैं। तो ऐसे में जब यदि आप ऐसे पर काम करेंगे स्पेशली संडे को, तो संडे भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगा और आपको भी काफ़ी रिलैक्सिंग महसूस होगा इस पूरी जर्नी के दौरान। तो अब ये समझ लेते हैं कि ऐसे का इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मेंस एग्ज़ाम में क्या महत्व हो जाता है। तो देखिए, जो आपकी रैंक होगी या जो इंटरव्यू को कॉल होगा वो स्पेशली 3 सब्जेक्ट्स पर ही या 3 पेपर्स पर ही आधारित होता है। वो होता है GS4, एक होता है ऐसे, और तीसरा होता है आपका ऑप्शनल। इसका मतलब ये नहीं है कि GS1 GS2 या GS3 का महत्व कम है, उनका भी महत्व बिल्कुल बेहद अधिक ही है। लेकिन इनका महत्व उससे उसके सापेक्ष या उसके रिलेटिव में कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि यदि हम एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो हम ऐसे पर अपनी शुरुआत से ही, जो हमारी तैयारी हो रही है, जो हम यदि हम एक फ्रेशर हैं तो शुरुआत से ही हम ऐसे पर काम करना शुरू कर दें। तो ऐसे के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए बेहद चैलेंजिंग हो जाता है कि वो ऐसे को किस तरीके से लिखें, क्योंकि उन्होंने जो अपना आखिरी ऐसे होता है वो जनरली उन्होंने 10th क्लास में लिखा रहता है। तो ऐसे में 2 साल की स्कूलिंग और फिर 4 साल का इंजीनियरिंग यदि उन्होंने कर लिया है तो एटलीस्ट 6 साल का गैप हो जाता है। उसके बाद अब जब उन्हें ये बोला जाता है कि अब आपको ऐसे लिखना है, तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जब वो अभी से ही शुरुआत करने का प्रयास करेंगे ऐसे को लिखने के लिए, तो जब तक मेंस एग्जामिनेशन आएगा अगले साल के एंड में, तो वो काफ़ी भली भांति रूप से परिचित हो जाएंगे और सहज महसूस करेंगे कि किस तरीके से ऐसे को अप्रोच किया जाए या ऐसे को लिखा जाए। तो अब ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि अब हम अप्रोच कर रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे को डील करें या एक अच्छा ऐसे किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। तो देखिए, UPSC ने कोई सिलेबस तो प्रिस्क्राइब नहीं किया है ऐसे के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं। यदि आप उनके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स नज़र आते हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड होता है वो ये है कि जो भी आपका ऐसे होगा वो क्लोजली टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये उनका पहला कीवर्ड है। जो उनका दूसरा कीवर्ड है वो ये लिखते हैं यहाँ पर कि ये ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने एक और कीवर्ड दिया है कि कंसाइज होना चाहिए। और जो चौथा उन्होंने कीवर्ड दिया है वो दिया है कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव। तो देखिए, अब ये एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो भी ऐसे है वो जब भी आप शुरुआत करें किसी भी ऐसे का टॉपिक देखें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी ज़रूरी है। देखिए, मैंने कई एस्पिरेंट्स को ऐसे भी देखा है, जैसे ही उनके सामने टॉपिक आता है कोई भी ऐसे का, जब वो कोई इवन मेंस का एग्ज़ाम यदि लिखने चले गए हैं या फिर वो कोचिंग का कोई एग्ज़ाम लिख रहे, तो जैसे ही उनके सामने टॉपिक आता है तो वो क्या करते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ही नहीं, वो डायरेक्टली ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। एकदम जैसे ही पेपर हाथ में आता है उन्होंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, एकदम ऐसे लिखे जा रहे हैं। तो जैसे ही वो तीसरे या चौथे पन्ने तक आते हैं तो ऐसे में जो उनका ये ऑर्डरली फैशन होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, क्योंकि वो टॉपिक ही भूल जाते हैं कि टॉपिक है क्या एक्चुअल में।
और जो भी दिमाग में आ रहा है वो लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ ऑर्डरली फैशन की सीमा जो उन्होंने जो यूपीएससी ने डिसाइड की है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है, बल्कि साथ में कंसाइज भी चीज़ें नहीं रहती। तो इस गलती से हमें बचना है। देखिए, यूपीएससी आपसे 2 ऐसे लिखने की अपेक्षा करता है इस एग्जामिनेशन में, जो मेंस का एग्ज़ाम है। 2 ऐसे आपको लिखने हैं और प्रति ऐसे 1100 से 1200 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना रहता है। तो यूपीएससी आपको एक ऐसे लिखने के लिए 5 पेजेस देता है। 5 पेजेस इन द सेंस, यदि मैं एक जो पन्ना होता है उसके जो दोनों साइड होते हैं उसे एक पेज काउंट करूं तो ऐसे 5 पेज आपको मिलते हैं टोटली। यानी कि 10 साइड एक पेज में, जैसे एक जो पन्ना है उसमें 2 साइड्स हैं तो ऐसे 10 साइड्स आपको अवेलेबल होंगी, यानी कि 5 पेजेस टोटल होंगे। तो उसमें आपको एक ऐसे लिखना है और दूसरा ऐसे भी बिल्कुल इसी तरीके से 5 पेजेस में 1100 से 1200 वर्ड्स के अंतर्गत लिखना रहता है। और अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये सारे के सारे जो यूपीएससी ने डिफ़ाइन किए हैं कीवर्ड्स, उसके इर्द गिर्द ही आपको अपना ऐसे लिखना रहता है। तो एक अच्छा ऐसे, यदि आपको एक टॉपिक मिल गया है तो किस प्रकार से डिज़ाइन होता है एक अच्छा ऐसे, तो देखिए, जो सबसे पहला होता है, आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए कि आखिरकार टॉपिक है क्या। दूसरा हो जाता है एस्पेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये ऐसे और किस प्रकार के डायमेंशंस इसमें आ सकते हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट हो जाता है वो होता है स्ट्रक्चरिंग, और जो चौथा एस्पेक्ट हो जाता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन। तो जो आज का हम लोग ये सेशन करने जा रहे हैं वो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि आखिरकार ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या। देखिए, जब आपके सामने टॉपिक आएगा कोई भी ऐसे का, जब आप मेंस के एग्जामिनेशन में बैठेंगे भी, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 जगह पे चीज़ें डिवाइड होती है। पेपर में ये 2 सेक्शन आते हैं। प्रति सेक्शन के अंतर्गत आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं और 4 टॉपिक्स में से आपको एक एक टॉपिक पर ऐसे लिखना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले तो टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए ठीक तरीके से। कई बार तो ऐसे होता है कि टॉपिक आपके सामने आ गए हैं और एक भी टॉपिक अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपने ठीक ठाक तरीके से तैयारी की है और अगर आपको चारों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो अधिकांश एस्पिरेंट्स है पूरे इंडिया में जो उस साल मेंस लिख रहे हैं, उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। उन चारों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो आप ही के लिए केवल वो पेपर हार्ड नहीं आया है ऐसे का, सभी के लिए पेपर हार्ड आया है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है कि आप इतने बेहतर हो जाते हैं ऐसे लिखने में कि जैसे ही आपके सामने टॉपिक आया, वो पढ़ा पढ़ाया टॉपिक आ गया, तो ऐसे में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है और आप सीधा ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। एक ये चीज़ हो गई। तीसरा, कई बार दिक्कत यहाँ पर उन बच्चों के साथ आती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है ऐसे की, और चारों टॉपिक उनके देखे हुए आ गए, या उनसे चारों टॉपिक ही बन रहे हैं, चारों के चारों टॉपिक सेक्शन ए में उनसे बन जाते हैं। अब उनके लिए यही दिक्कत हो जाती है कि वो किस टॉपिक के अंतर्गत लिखें, और इसी असमंजस में वो कम से कम अपने 5 से 10 मिनट जो बहुमूल्य और कीमती समय होता है वो बर्बाद कर देते हैं। तो ये भी हमें चीज़ अवॉइड करनी है यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है, कई सेंटर्स में क्या होता है कि जैसे ही टाइम शुरू होता है तभी आपको पेपर दे दिया जाता है। कई सेंटर्स, यूपीएससी मेन सेंटर्स में ये चीज़ होती है कि 5 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है। अगर 5 मिनट पहले पेपर मिल गया है तो शांति से पेपर देख लीजिए कि क्या आया है पेपर के अंतर्गत, कौन से सेक्शन ए में टॉपिक्स आए हैं, और एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस टॉपिक पर लिखूंगा ये वाला पेपर, जो सेक्शन ए में जो ऐसे है मैं इस टॉपिक पर लिखने वाला हूँ। जो नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं आपके, वो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाने चाहिए। आखिरकार ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है क्या। तो देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप टॉपिक देखेंगे तो उसके बाद आपके दिमाग के अंतर्गत कई सारे आइडियाज़ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे रैपिडली। वो कोहेरेंट फॉर्म में नहीं होंगे, एक फ्लो में नहीं होंगे, लेकिन लगातार आइडियाज़ आते रहेंगे। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक किसी एक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपको पॉलिटी से संबंधित कोई एग्जांपल याद आ गया, आपको कोई कविता याद आ गई, ठीक है, कोई शायरी याद आ गई इसी जगह पर, किसी के द्वारा कहा गया कथन याद आ गया, या फिर आपको कोई और एग्जाम्पल जैसे स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एग्जाम्पल आ गया। तो ये सब क्या होंगे, इनकोहेरेंट फॉर्म में होंगे, एकदम ही रैपिडली हैपेजार्ड फॉर्म में आइडियाज़ आते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप एक सीरियस एस्पिरेंट क्योंकि हैं तो एकदम से ऐसे लिखना शुरू नहीं कर देना है, क्योंकि आपको
आइडियाज़ आने शुरू हो गए। आपको जो रफ पेज मिलता है यूपीएससी ऐसे जो बुकलेट होती है उसके पीछे एक रफ पेज होता है, तो उस रफ पेज में सारे आइडियाज़ फटाफट लिखने शुरू कर देने। जैसे अगर आपको कोई कविता याद आ गई, कविता की कोई पंक्तियाँ याद आ गई, तो पूरी पंक्तियाँ नहीं लिखनी है, केवल उसके 2 शब्द लिख देने, उन पंक्तियों के 2 शब्द लिख दिए और उन 2 शब्द के पश्चात ऐसे डॉट डॉट कर दिए। जैसे राम की शक्ति पूजा याद आ गई तो राम की ऐसे करके और बाकी पूरा डॉट डॉट करके छोड़ दिया उसको। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको ये याद आ गया अच्छा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तो नीरज ऐसे करके लिख दिए और डॉट डॉट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल एकदम कोहेरेंट फॉर्म में जो आ रहे हैं और जो हैप्पीसार्टली फॉर्म में आ रहे हैं वो फटाफट आप लिखना शुरू कर देंगे, तो वो टॉपिक के इर्द गिर्द ही आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि किस तरीके से उसे टॉपिक से जोड़ना है। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ज़रूरी है यहाँ, ताकि जो यूपीएससी यहाँ पर ये डिमांड कर रहा है कि कंसाइज होना चाहिए, साथ ही ऑर्डरली फैशन में लिखा जाए ऐसे को और क्लोजली टू द सब्जेक्ट हो। तो ये तब होगा जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक से होगी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी कई तरीके होते हैं। तो अब जो यहाँ पर आज मैं पहले तरीका जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही जनरल तरीका है। ये तरीका क्योंकि अभी आप एक फ्रेशर हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप एक फ्रेशर ही हैं अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो तरीका मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है जब वो अपना पहला ऐसे लिखने जा रहे होते हैं। स्पेशली जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लिखने जा रहे हैं या सेल्फ ही लिख रहे हैं फर्स्ट ऐसे को, ताकि एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो। तो ये जो मेथड होता है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। देखिए ये मेथड क्या है, ये मेथड टोटल जो आपके जीएस के पेपर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द ही, जो उसके अंतर्गत जो जीएस टॉपिक्स यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं हर जीएस पेपर के अंतर्गत, उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये मेरी एक शॉर्टकट है जो मैं अपनाता था, वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए SPILCEH और यहाँ पर SPIGCEH। तो बस इसके अंतर्गत क्या चेंज आ रहा है, एल की जगह जी आ रहा है, ठीक है। तो अब एस से यहाँ पर क्या है, एस का मतलब यहाँ पर है सोसाइटी या रिलीजन, ठीक है। पी से मतलब क्या होगा इधर, पी का मतलब है यहाँ पर पॉलिटिक्स यानी राजनीति। आई से क्या संबंधित है यहाँ पर, आई से संबंधित है इंटरनेशनल रिलेशंस। एल से लॉ या लीगल टर्म्स जो होते हैं वो। सी से आपका आर्ट एंड कल्चर। ई से मतलब है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एच यहाँ से संबंधित है हिस्ट्री, ठीक है। उसी तरीके से जो ये एच है ये आपका ऑप्शनल होगा, क्योंकि ऑप्शनल मेरा हिंदी था, हिंदी लिटरेचर, तो मैंने यहाँ पर एच इस तरीके से लिख दिया। आप यहाँ पर अपना ऑप्शनल लिखेंगे जो भी आपका ऑप्शनल होगा, सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ई से यहाँ संबंधित है इकोनॉमी या एग्रीकल्चर, ठीक है। रूरल एस्पेक्ट होते हैं उसको लेकर आइए आप अपने ऐसे के अंतर्गत, तो वो एक डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ सी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स लिख लीजिए, डीपीएसपी लिख लीजिए, तो वो एक एज देता है आपको अपने ऐसे में। जी का मतलब है यहाँ पर जियोग्राफी या गवर्नेंस। आई का मतलब है यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी या डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पी का मतलब है पब्लिक एथिक्स। और जो एस है यहाँ पर उसका मतलब है स्पोर्ट्स या फिर जो मीडिया है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कई सारे डायमेंशंस होते हैं। आपका ऐसे जितना ज़्यादा डायमेंशन में डिवाइडेड होगा उतना ही बेस्ट समझ में आएगा, जो एग्जामिनर है उनको समझ में आएगा कि आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जीएस में हैं, और जब आप जीएस से ही रिलेट होकर अपना ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ऑर्डरली फैशन में तो है ही, सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज में भी है और बच्चा चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानता है। तो ये एक तरीका हो जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, जहाँ पर आप काफ़ी सारे डायमेंशंस दे सकते हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ सकते हैं और उसके इर्द गिर्द आराम से 5 पेजेस जो आपको प्रोवाइड करवाते ही है यूपीएससी, उसमें अपना ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका हो जाता है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का। तो अब क्या बात आती है कि आखिरकार जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है वो कब काम आएगा।
देखिए, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है जो मैंने अभी बताया है, जो जीएस के इर्द गिर्द, जो आपका जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो ये तरीका कुछ एस्पेक्ट्स में आपको काम आ सकता है। पहला एस्पेक्ट तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि जैसे आप अभी फ्रेशर हैं और अभी आप एक अपना ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो उस समय काम आ गया ये वाला, है ना। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक दिया है उसके एस्पेक्ट में इस डायमेंशन के अंतर्गत सोचिए कि कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं सोसाइटी से संबंधित पर्टिकुलर वो टॉपिक में, क्या कोई एग्जाम्पल जुड़ रहा है, उस एग्जाम्पल को वहाँ से जोड़िए और एक पैराग्राफ के थ्रू उस चीज़ को समझा दीजिए। तो ये एक तरीका यहाँ पर ये हो गया, इस तरीके पे आपको काम आ सकता है। दूसरा, ये तब काम आ सकता है जब चारों के चारों टॉपिक बहुत हार्ड आ गए हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, है ना, और अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ऐसे तो लिखना ही है। तब अगर आप इस तरीके से जनरल एस्पेक्ट में ऐसे लिख देंगे ये जनरल डायमेंशंस के अंतर्गत, तो एवरेज नंबर आपको आ जाएंगे। एवरेज नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं, ठीक है ना, कहीं भी आपके एवरेज नंबर नहीं गए हैं, बिल्कुल एवरेज नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इस पर्टिकुलर डायमेंशंस के अंतर्गत लिख देंगे। तीसरा तब आ जाता है जब यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और टॉपिक केवल आप ही के लिए हार्ड नहीं है, सभी जो पूरी की पूरी इंडिया में जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनके लिए टॉपिक्स हार्ड हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप अगर एक साधारण सा ऐसे भी लिख देंगे आराम से इन डायमेंशंस के साथ, तो मान के चलिए कि आपने यदि ठीक ठाक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर बोला गया और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर बोला गया वो अगर आपने कर दिया, तो बेहतरीन नंबर आ जाएंगे आपको यहाँ पर। तो ये कुछ तरीके हैं कि जब आप यदि ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पर्टिकुलर मेथड से करेंगे तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को अपना सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको अभी वर्तमान समय में, जैसे आज ही आप एक काम कर सकते हैं, एक ऐसे का टॉपिक लीजिए और सोचिए, केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते, या 1 घंटा भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। आधा या 1 घंटा भी लग रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और सोचिए कि इन पर्टिकुलर अगर जो जैसे कोई टॉपिक है तो सोसाइटी या पॉलिटी या इंटरनेशनल रिलेशन से उस टॉपिक को कैसे हम लिंक कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है अभी वर्तमान समय में कोई एग्जाम्पल हो, जैसे स्पोर्ट्स में मेरे सामने कोई नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल है या साइमन बाइल्स का एग्जाम्पल है, तो मैं यदि कोई भी टॉपिक आएगा तो उससे मैं कैसे जोड़ूंगा अपने इस एग्जाम्पल को। तो आप ये करने की आज कोशिश कीजिए। ऐसे सीधा लिखना मत शुरू कर दीजिए, केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए ठीक ठाक तरीके से। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक एस्पेक्ट आपका तैयार हो जाएगा और एक यहाँ पर आपकी स्थिति पहुँच जाएगी कि आप 15 मिनट के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दें, तो तब आप अपने आप को ये समझ सकते हैं कि अब आप एक बेहतर ऐसे लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ ठीक ठाक तरीके से समझ में आई होगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की शुरुआत कैसे की जाए। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग या कोई एक अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका क्या होता है। तो यदि आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो बिल्कुल डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पे पूछिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।